Assalamu alaikum. Our today's topic is about managerial decision making, and this is the last topic that will be covered before the midterm examination. And I am very much hopeful, dear students, that all of you are participating in the previous sessions also, and also covered a lot of things which we have discussed before. जैसे जैसे कोर्स कवर करते जा रहे हैं, आप लोगों का जो फीडबैक है और आप लोगों की जो इनपुट है वो मुझे मिलती है। और मैं थोड़ा इसमें ये ऐड ज़रूर करूँगा कि अगर स्टूडेंट्स को कोई भी इशू है, कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम, नंबर ऑफ़ टाइम्स वो पूछ सकते हैं। और इसमें बिल्कुल आप रेजिस्टेंस शो ना किया करें। अभी तक हमारा जो भी प्रीवियस सेशन कवर हुए हैं उसमें अगर आप लोगों का कोई क्यूरीज़ हैं, कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, तो आप वो मेरे से नंबर ऑफ़ टाइम जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ पे होपफुल हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और आप लोग जो बातें भी आपकी एम्बिग्विटीज़ हैं, क्यूरीज़ हैं, वो आप लोग देख भी रहे हैं, गूगल भी कर रहे हैं उसको। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से वो पूछ भी रहे हैं। इजी क्लास के फोरम पे भी आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको कि आपको क्लैरिटी ना रहे अगर बात की। तो इट्स बेटर थिंग कि आप चीज़ों को क्लियर करें, और क्लियर करने से चीज़ें काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर होंगी आपकी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द okay. This is basically the list of the contents, but right now we will cover only first three contents: managerial decision making, managers as a decision maker, and effective decision making. The rest topic we will cover in the next session, and that will become the part after the midterm examination. So right now make it very much clear that the initial sessions which we have covered till the business environment इंक्लूडिंग दिस टॉपिक, मतलब जो हमने पहले तीन जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हुए हैं, जिनके मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस शेयर किए हैं, वो 6 वीडियोस तक प्लस आज का जो सेशन है वो हम कवर करेंगे। तो बेसिकली इसमें ये है कि हम यहाँ तक जो आपका सेशन हम कंप्लीट कर रहे होंगे वो आपका मिड टर्म तक का सिलेबस होगा। तो डिसीजन मेकिंग को सबसे पहले डिफाइन करते हैं: द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। अच्छा, अब डिसीजन मेकिंग सबसे पहले हम बेसिक अगर लाइफ की स्टार्ट करें, जो कि आप फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द टीनेजर, देन मेच्योर पर्सन एंड ओल्ड एज पर्सन, सीनियर सिटीजन्स, तो हर एक फेज़ में आप अपनी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होते हैं, और साथ में आप लोग अपने फैमिली के साथ जो आपका सेटअप होता है, जो आपके फैमिली के रिलेशंस होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी आप एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो अगर हम इन सारी बातों को कवर अप करें, तो सबसे पहले हम जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम डजंट मीन कि कोई इशू का नाम प्रॉब्लम है या कोई मसले का नाम प्रॉब्लम है। किसी किस्म का भी की सिचुएशन अगर आपके सामने है, फॉर इंस्टेंस आपने अपनी फैमिली में कोई मैरिज करनी है, आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो एक प्लेयरेबल इंसिडेंट है। तो हम इसको भी प्रॉब्लम का नाम इसलिए देते हैं कि हर वो चीज़ जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज़ नोन एज अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। तो इसका मतलब है कि हम जब भी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू हम सामने हमारे आता है, हम उसको सोल्व करने के लिए जो भी टेक्टिक्स यूज़ करें, जो भी हम प्रोसेसेस यूज़ करें, जो भी हम लाया अमल उसके जो है मुताबिक बनाएं, वो सारी चीज़ें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर ही, उसकी डोमेन के अंदर आ रही होती हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, कोई इनिशिएटिव गलत ले लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका पूरे डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। और आपका जो प्रॉब्लम आपने सोल्व करने के लिए स्टेप लिया, अगर वो गलत लिया, तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो सकते हैं। सो इट्स मीन डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच क्रूशियल एस्पेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर समटाइम ये होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन फुली अवेलेबल होती है,
समटाइम हाफली अवेलेबल होती है और समटाइम होती ही नहीं है। तो अब आप जितनी इंफॉर्मेशन की परसेंटेज को कम करते जाएंगे उतना ही डिसीजन रिस्की होता जाएगा, ठीक है। और रिस्की डिसीजन लेने के लिए आप ये तो कह नहीं सकते कि आप भाग जाएंगे घर से, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए ये बात कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग को हम अल्टीमेटली करते हुए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सिचुएशन बेस हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है, अगर इंफॉर्मेशन फुली अवेलेबल है तो डिसीजन करना आसान है एज कम्पेयर टू दैट सिचुएशन जहाँ पे 5% अवेलेबल है, 10% अवेलेबल है। एनीवे मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको फर्दर इसके बारे में एलैबोरेट करूंगा, बट राइट नाउ आई एम होपफुल कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। डिसीजन मेकिंग जो है, अब इसमें कुछ सिचुएशन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो सिचुएशन को कैटेगराइज कर दिया गया है या प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर दिया गया है। अब वो कैटेगराइजेशन कैसे की गई है, हमने सबसे पहले एक नाम रखा क्राइसिस प्रॉब्लम, जो कि सीरियस प्रॉब्लम है और उसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। एक हमारे पास है नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमें रेजोल्यूशन की बात करनी है, लेकिन हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इमीडिएट और इम्पोर्टेंट वो उतनी ही है जितनी वो क्राइसिस के साथ उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो क्राइसिस का मतलब है कि आपके सामने एक सडन इशू आ गया जिसमें आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि अगर आप अर्थक्वेक की सिचुएशन है, अगर आप कोई फ्लड आ गया है, कोई खुदा ना खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आ गया है, तो उस केस में आपके पास जो प्रॉब्लम के डिसीजन मेकिंग आपने करना है वो क्राइसिस है। आजकल जो करंटली तौर पे आपके सामने प्रॉब्लम इशू चल रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस जिसको आप कह रहे हैं, तो कोरोना वायरस के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंट्रीज की लीडरशिप है, वहाँ पर अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं, जिस तरह कि आपके सामने इटली का एग्जाम्पल रही है कि इटली की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हमने इमीडिएटली डिसीजंस नहीं किए, हमने अर्ली डिसीजन नहीं किए, जिसकी वजह से हमें कंसिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट फेस करने पड़े। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कंसिक्वेंसेस उनकी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से हुए। अगर आप पाकिस्तान की आज बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट कंफ्यूज है, अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक फोरम पर डिसीजन नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट जो है उसमें अगर डॉक्टर्स की बात की जाए और जो डॉक्टर्स हैं वो जो बात कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या उसको रेजिस्ट किया जा रहा है या उसको कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अब जो भी इश्यूज हैं, जो भी सर्टन इश्यूज हैं, अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपके अगर डिसीजंस गलत हो गए और खुदा ना खास्ता उसके कंसिक्वेंसेस आपको वर्स्ट फेस करने पड़े, तो ये हम कहेंगे कि आपने प्रॉब्लम को डायग्नोस ठीक नहीं किया था और उसके मुताबिक आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया था। तो क्राइसिस प्रॉब्लम मीन्स इमीडिएट एक्शन जो कि आपको लेना चाहिए। अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेते तो उसके कंसिक्वेंसेस वर्स्ट से वर्स्ट आपके सामने डेज में, वीक्स में, मंथ्स में आने लग पड़ते हैं। नॉन क्राइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई नहीं है, अभी आपको आ सकती है। आप उसके बारे में पहले से प्री प्लान रहें, आप प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलें। आप ये ना करें कि आप ये बात कहें कि जी अब हम इजी हैं, हमारे सामने जब प्रॉब्लम आएगी हम तब देखेंगे। आपको पहले से उसके बारे में सोच के रखना चाहिए कि प्रॉब्लम का सलूशन आपने क्या लेना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम क्या है जी? अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गेन अप्रोप्रिएट एक्शंस टेकन, ठीक है, जो कि उनके इनिशियल लेवल पे उनके सामने अप्रोप्रिएट एक्शन वो ले सकते हैं, वो पहले से ही कोई ऐसे मामला कर सकते हैं कि उससे उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो वो कहलाती है जी अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स। इसको आप एक दफ़ा देखें, अगर कोई क्यूरी है या माइंड में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप आपस में या इंडिविजुअली जो है वो अपने माइंड में उसको ब्रेनस्टॉर्म करें इस टाइम।
So let's move on. Decision making situations are again categorized. Sometimes there are programmed decisions, sometimes there are non-programmed decisions. Programmed decisions are basically routine making, repetitive actions, well structured, mean to say कि जो आपको पहले से ही पता है कि आपके सामने क्या सिचुएशन आ सकती है. लेट्स से आप डिसीजन मेकिंग इंक्रीमेंट्स लगाने के हवाले से, सैलरी देने के हवाले से, बोनसेस लगाने के हवाले से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं और उसमें कोई नई चीज़ नहीं आपके सामने आ रही. मतलब वो रूटीन मेथड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे कर रही होती है. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो हैं जो प्री डिटर्मिन डिसीजंस हैं. रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू द नोवल और इल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन. जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो पहले से उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, आप सडन आपके सामने आई, जैसे हम पहले क्राइसिस की बात कर चुके हुए हैं, तो क्राइसिस सिचुएशन जो है वो जब आती है तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग आपको करने पड़ते हैं, यानी कि पहले से आपने उसके बारे में कुछ नहीं बनाया हुआ. और जो नॉन क्राइसिस सिचुएशन है वो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में होती है, क्योंकि आपको कोई इतना क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना है और आपको डिसीजन लेना है. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसका मतलब है कि जो हम क्राइसिस सिचुएशन की बात करते हैं वो नॉन प्रोग्राम्ड है और नॉन क्राइसिस जो है वो प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग है. और एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, जैसे मैंने आपसे पहले बात कही कि इंफॉर्मेशन की जितनी कमी होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा, जितना ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी उतना रिस्क कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि चूजन डिसीजन कुड लीड टू लॉसेस रादर देन द पॉजिटिव रिजल्ट्स आर यू कैन से दैट इंटेंडेड रिजल्ट जो कि आपको चाहिए होते हैं. ओके, अब मॉडल्स हैं कुछ हमारे पास डिसीजन मेकिंग के, जो रैशनल मॉडल्स हैं और नॉन रैशनल मॉडल्स हैं. रैशनल मॉडल हम उस मॉडल में कवर अप करते हैं जो मॉडल हमें सजेस्ट करता है जहाँ पे हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. मेकिंग ऑप्टिमम डिसीजंस एंड पोजेस एंड अंडरस्टैंड ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू देयर डिसीजंस एट द टाइम दे मेक. यहाँ पर आपके पास 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट? तो ये हमारे पास हो गए रैशनल मॉडल. नॉन रैशनल मॉडल्स कौन से हैं जी? द सजेस्टिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड पोजेसिंग लिमिटेशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर्स टू मेक ऑप्टिमम डिसीजंस. So rational decision with complete information and non-rational decisions or models are without information or limited information. I'm not going to say without information but limited information, जहाँ पर information आपके पास कम available है. rational model में information आपके पास available होती है full, लेकिन जो non-rational है वहाँ पे information limited होती है. अब नॉन रैशनल कौन से हैं जहां पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है? उनकी एग्जांपल आपके सामने है जी. सेटिस्फाइसिंग मॉडल. मैनेजर सीक्स अल्टरनेटिव ओनली अनटिल दे फाइंड वन विच लुक सेटिस्फैक्ट्री रादर देन सीकिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन. अच्छा, जब इंफॉर्मेशन कम है ना तो फिर क्या करते हैं मैनेजर, वो उनके पास जो भी पॉसिबिलिटीज़ है ना 3-4, उनमें से जो उनको सबसे बेस्ट लगती है वो जब उनको सिलेक्ट करते हैं ना, जो मतलब जहाँ पे मेजोरिटी एग्री कर जाए कि जी ये डिसीजन लिया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा ऑप्टिमम आपको रिजल्ट्स दे रहा हो, तो वो डिसीजन कहलाता है सेटिस्फाइसिंग मॉडल. वो सेटिस्फाइसिंग मॉडल कहलाता है जहाँ पर आपको हर तरह से इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई है और आप सेटिस्फाई हैं. ओके फाइन, यू विल गो विद दिस. ठीक है. इंक्रीमेंटल मॉडल कौन सा है जी? मैनेजर्स मेक द स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम टू एट लीस्ट आर टॉलरेबल लेवल. अब यहाँ पर क्या है जी कि आप एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करे और आपको एक टॉलरेबल लेवल प्रोवाइड करे, यानी कि आपके पास वहाँ पर सेटिस्फाइसिंग में आपको बेस्ट की तरफ सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव. यहाँ पर आपने ऐसा जो है वो डिसीजन लिया कि जिसमें आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी. ठीक है, मतलब आपको जो इशू आ रहा है उसमें जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं वो जोन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा उस मसाइल को हल करने की बात कर रहा है, यू विल गो विद द दैट डिसीजन. तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल कहलाता है. रबिश बिन मॉडल. मैनेजर्स बिलीव इन वर्चुअलिटी आर रैंडम वर्चुअल या रैंडम वे इन विच मेकिंग अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन. यहाँ पर क्या है कि वो एक रैंडम वे में, मतलब रैंडमली तौर पे कोई पिक कर लेते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में. फॉर एग्जांपल आपके सामने
4 to 5 हैं, उनमें रैंडमली आप एक पिक कर लेते हैं, तो उसको हम रबिश बिन मॉडल कहते हैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपके पास चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आपके सामने क्राइसिस सिचुएशन है, तो इसके अंदर आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सैटिस्फाइसिंग मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल को भी और रबिश बिन मॉडल को भी। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अच्छा, अब ये हमारे पास जो डायग्राम है, ये डायग्राम है जी रैशनल डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और हम इसको कवर अप ऐसे कर सकते हैं कि अब आपके पास डिसीजन में जो है वो पॉसिबल है ऑप्टिमम लेना, आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उसको रिक्वायर कर रहे थे, अल्टरनेट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं और पॉसिबल आउटकम्स भी आपको पता हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, एग्जाम्पल आपको मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से फॉर एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई यूनिवर्सिटी में डिसीजन एडमिशन लेना, आपने उसके बारे में पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अल्टरनेटिव्स को देखा, अल्टरनेटिव्स के बाद आपने एक बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक किया, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करने के बाद आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया अपना डिसीजन और आपने कहा जी कि ओके फाइन आई विल गो विद दैट ABC यूनिवर्सिटी, और मैंने उसके अंदर एडमिशन लेना है और एडमिशन लेने के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन 100% अवेलेबल नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डिसीजन को आपने ऑप्ट करना है, तो वो आपके पास नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, नॉन रैशनल मॉडल्स होते हैं, जो कि आपके पास सेटिस्फाइसिंग थे, रबिश बिन मॉडल था और इंक्रीमेंटल मॉडल था। और ये तीनों सिचुएशन आप क्राइसिस में देखते हैं। नॉन क्राइसिस के अंदर जहाँ पे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, ऑप्टिमम डिसीजन भी आप ले सकते हैं और आपके पास अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, तो इस केस में आप क्या करते हो, आप रैशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है। सो अर्लियर थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइसिंग मॉडल, तो सेटिस्फाइसिंग मॉडल की तरफ हम कब जाते हैं, जब आपको पहले बता चुका हूं कि क्राइसिस की सिचुएशन है, लेकिन उनमें से तीन में से हम सेटिस्फाइसिंग को पिक तब करेंगे जब टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम हमारे पास कम है, लिमिटेड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल फैक्टर्स, हमारे पास सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन भी कम है, और लिमिटेड मेमोरी ऑफ डिसीजन मेकर जो है उनके पास बैकग्राउंड में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और पुअर परसेप्शन ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन डिसीजन प्रोसेस। तो ये जब सिचुएशंस आपके सामने होंगी तो फिर आप क्या करोगे, सेटिस्फाइसिंग मॉडल को पिक करेंगे। अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, स्टेप टू बी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में ये रैशनल मॉडल के जो हमने पहले बात मैंने आपके सामने एग्जांपल शेयर की थी ना, कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम अल्टरनेटिव्स को पिक करेंगे, मतलब प्रॉब्लम में हमारे पास 3-4 उसके हल हैं कि हम लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मैं आसान लफ्ज़ में बताता हूँ, आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपके पास ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं, सैमसंग है, एप्पल की कंपनी का आपके पास है, आपके पास डिफरेंट चाइनीज़ मोबाइल हैं, हवावे कंपनी है, आप आजकल तो काफ़ी ब्रांड्स फर्दर भी आ गए हुए हैं आपके पास, और ये MI, Xiaomi, इसके अलावा आप क्यू मोबाइल देख सकते हैं, डिफरेंट मल्टी इंटरनेशनल लेवल पे सोनी कंपनी के मोबाइल्स भी हैं और आपके पास मोटरोला कंपनी के भी हैं। तो दीज आर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब आपने इन अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करना है तीसरे स्टेप में, और उनमें से एक को पिक करना है। जाहिर सी बात है सारे तो नहीं ले सकते ना, एक ही लेना है आपने। अब आपने जब एक को उसको पिक किया, फिर आपने उसको इंप्लीमेंट किया और मॉनिटर किया। मॉनिटर से मुराद है कि आपने फिर जो डिसीजन लिया, आप उसमें कितना शर्मिंदा हैं और कितना उसमें आप खुश हैं। शर्मिंदा से मुराद है कि आप उसमें कितना ये फील कर रहे हैं कि डिसीजन ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ। अब इसको अप्लाई कर दें कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के फिर सोल्यूशन के अल्टरनेटिव्स डिसाइड किए, उनमें से एक को पिक किया और उसमें पिक करने के बाद एवेल्युएट किया और फाइनली ये देखा कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, एंड सो। तो ये जी आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, alternatives, evaluate the alternatives, choose the alternatives and implement and monitor of chosen alternative. This is basically the evaluation of the decision effectiveness. So हमने अपने सेशन को आज को जो कवर किया उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की कि हम डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास सिचुएशंस हैं, हमारे पास क्राइसिस की सिचुएशन होती है, नॉन क्राइसिस की होती है और अपॉर्चुनिटी की भी होती है। क्राइसिस सिचुएशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग को देखते हैं,
जो कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग कौन सी है जी, सेटिस्फाइसिंग है आपके पास, रबिश पिन मॉडल है आपके पास, इंक्रीमेंटल है आपके पास। अच्छा, जो नॉन क्राइसिस सिचुएशन है उसके लिए हम प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग को देखते हैं। और प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग कौन सा है, जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और उसके लिए ये स्टेप्स आपके सामने हैं, ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, चूज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये नॉन प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप हर अल्टरनेट को एवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है। किसी एक को पिक करना है आपने, अवेलुएट करने से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है वो आप तब कर रहे होते हो जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, रिस्क भी कम होता है, इश्यूज भी कम आते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो होती है, क्राइसिस सिचुएशन होती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोएक्टिव डिसीजन, ज़्यादा सेंसिटिव वे में काम करना पड़ता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को काफ़ी हद तक इसकी समझ आई होगी। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। एंड मैं आपको यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ जो सेशन कवर करूँगा उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर को मैं लूँगा आपके साथ। मैं लाइव सेशन अगर आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आप लोग जो कमेंट देना चाहें, कोई ऐड करना चाहें, कोई डिस्कशन करना चाहें, आप उसको भी बिल्कुल करें। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में कर सकते हैं, इजी क्लास पे आप कर सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी है मैं अवेलेबल हूँ, आपके साथ इन टच हूँ। आप मेरे साथ शेयर करें, जो भी क्वेरी है, जो भी इशू है, मैं उसको इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिड टर्म की प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से। उसमें रिपीटेडली डिस्कशन को दोबारा से सुनें, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो राइट अप करें, मेरे से पूछें। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी रखें। इंशाल्लाह आपके कमिंग जो वीक्स हैं उनके अंदर आपके मिड टर्म होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।